हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, आपका हिंदी शिक्षक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं विजय सूत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना रिवीजन बैच शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, रघुपति राघव राजा राम में अलंकार है। यहाँ अलंकार के बारे में पूछा गया है दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में भी अलंकार के बारे में बताया था। अलंकार की परिभाषा बताई थी, अलंकार के भेद बताए थे मैंने, और अलंकार को पहचानने की ट्रिक के बारे में भी बताया था। तो दोस्तों, इस पंक्ति में हमारा अनुप्रास अलंकार होगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अनुप्रास अलंकार। हमारा न इसमें रूपक है, न उपमा है, और न ही यमक अलंकार है। क्यों है इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार? दोस्तों, जब किसी पंक्ति में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। तो इस पंक्ति में हमारी र वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से इसमें अनुप्रास अलंकार है। र वर्ण की आवृत्ति हुई है, र वर्ण की आवृत्ति हुई है, र वर्ण की हुई है, र वर्ण की हुई है। जब किसी पंक्ति में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ पर भी र वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न भी अलंकार से संबंधित है दोस्तों। सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और 10 सेकंड में इसका आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो सेकंड प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? इसमें हमारा ए ऑप्शन भी सही नहीं है, सी भी नहीं है, और डी भी नहीं है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग किया जाता है और उसके अर्थ हर बार भिन्न भिन्न निकलते हैं तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जब एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग किया जाता है और उसके अर्थ हर बार अलग अलग होते हैं तो उसे यमक अलंकार कहा जाता है। अब यहाँ पर भी इस पंक्ति में हमारे 2 शब्द हैं और लेकिन एक ही शब्द है, वो उसका 2 बार प्रयोग किया गया है। घटा शब्द है, यहाँ पर घटा यहाँ पर 2 बार प्रयोग किया गया है, इसलिए इस पंक्ति में हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? यमक अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ पर घटा शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। काली घटा का घमंड घटा, इसमें पहली घटा का अर्थ है, पहली घटा का अर्थ है आकाश में उमड़ने वाली मेघमाला। और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। तो इस प्रकार इस पंक्ति में हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, संधि से संबंधित क्वेश्चन है ये हमारा, कि आशीर्वाद में कौन सी संधि है? यण संधि है, अयादि संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो दोस्तों, सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। सभी बच्चों के पास 10 सेकंड का समय है।
जब भी हम किसी प्रश्न को हल करते हैं तो हमें उसके नियम के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन हमारा परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है तो उसमें व्याकरण के नियम ही काम आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चलो देखते हैं कि दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आशीर्वाद में कौन सी संधि है? यण संधि है, अयादि संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। हमारा ए ऑप्शन भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है और सी भी सही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बच गया दोस्तों हमारे पास, डी ऑप्शन हमारा विसर्ग संधि। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब आशीर्वाद कैसे बना है, आशीर्वाद शब्द कैसे बना है, तो इसको विसर्ग संधि के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। आशी है प्लस वाद। अगर विसर्ग से पहले ई हो और विसर्ग के बाद वह आ जाए तो हमारा जो विसर्ग है वह रे में चेंज हो जाता है, इसके नीचे हलंत लगाया जाता है, आधा रे हो जाता है प्लस वाद, तो बन जाएगा हमारा आशीर्वाद। तो ये हमारा जो प्रश्न यहाँ दिया गया है ये परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपना चौथा क्वेश्चन शुरू करते हैं। अत्यावश्यक में कौन सी संधि है? सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा यहाँ जो आपको हिंदी पढ़ाई जा रही है वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों ऐसे ही आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन है, अत्यावश्यक में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, यण संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है। स्वर संधि भी नहीं है, व्यंजन संधि भी नहीं है और दीर्घ संधि भी नहीं है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच जाता है दोस्तों, क्या? बी ऑप्शन बच जाता है हमारा। तो इसमें हमारी यण संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? यण संधि है। इसमें यण संधि कैसे है इसका नियम देखते हैं। यण संधि का क्या नियम होता है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों यण संधि का नियम देखते हैं। यण संधि, यण संधि का यहां नियम है ई के आगे इनसे भिन्न कोई भी स्वर आ जाता है तो उसका हमारा आदाय हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, हमारा ई है और उसके सामने यहाँ पर हमारा क्या आया है, हमारा देखते हैं, अति प्लस या हमारा यहाँ पर क्या आ जाए, ए आ जाए, आ जाए। बस ये समान नहीं होने चाहिए आपस में, तभी हमारा इसका आदाय बनेगा। और इससे आगे और भी आते हैं हमारे, ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, तो उनको मिलाकर हमारा यही बनता है। अब मैंने बताया था दोस्तों कि जब हम किसी व्यंजन से मात्रा को हटाते हैं तो व्यंजन हमारा आधा रह जाता है। तो जब हम अति से तय से हम ई की मात्रा हटाएंगे तो तय हमारा आधा रह जाएगा। ब्रैकेट में ई ले लिया हमने और इसका आ ले लिया, तो दोनों को मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा, आधा यह हो जाएगा। और प्लस यण संधि का नियम होता है जो उसके बाद हमारा पूरा पद होता है वो लिख देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा
अत्यय अदह्य है, इसमें आ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार अत्यावश्यक शब्द का निर्माण होता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा 5वां क्वेश्चन है, सज्जन बना है, यानी यहां पर सज्जन शब्द आया है, तो यह किसके जुड़ने से बना है वही बताना। सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और 10 सेकंड के अंदर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को जो मैंने अभी तक संधि यहाँ आप बच्चों को समझाई है अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, सत प्लस जन, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारी कौन सी संधि होती है? ये हमारी व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि, सत प्लस जन। नियम होता है, जब तय के बाद जय आ जाए तो तय जय में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों। अब यहां पर तय हमारा आधा है, तो जय भी हमारा आधा ही हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा सज्जन। तो चलिए दोस्तों, हमारा छठा क्वेश्चन है, सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी बच्चों के पास 10 सेकंड का समय है। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे हमारा जो रिवीजन बैच चला हुआ है उसको अच्छे ढंग से कर रहे हैं और सभी बच्चे अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूं। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। पीताम्बर, पीताम्बर में संधि है। हमारा पीताम्बर में समास भी होता है दोस्तों। कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास? बहुब्रीहि। और उसका विग्रह क्या होता है? पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए पीताम्बर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर संधि के बारे में बताना कि कौन सी संधि होती है। हमारी हमारा जो पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, स्वर संधि होती है इसमें। और स्वर संधि का भी भेद होता है हमारा दीर्घ संधि दोस्तों। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का नियम बताया था मैंने दोस्तों। जब ए या आ के आगे ए आ जाए या आ जाए तो दोनों को मिलाकर आ हो जाता है। उसी प्रकार अगर ए, अब यहां पर क्या दोस्तों, समान स्वर आना चाहिए, तो हमारा यहां पर आ जाएगा आगे आ जाएगा ई, ई के आगे बड़ी ई आ जाए या छोटी ई आ जाए तो दोनों को मिलाकर एक ही दीर्घ होगा, बड़ी ई। उसी प्रकार ऊ के आगे अगर ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए तो दोनों को मिलाकर एक ही दीर्घ होगा, हमारा बड़ा ऊ। तो अब इसकी संधि क्या बनेगी दोस्तों, नियम के हिसाब से देखते हैं। पित प्लस अंबर,
हमने पित शब्द जो उसका तय का हमने ए ले लिया ब्रैकेट के अंदर, और ये ए ले लिया, तो दोनों को मिलाकर हमारा आ हो जाता है। बच गया हमारे पास मबर। तय हमारा आधा है, जब इसमें आ जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा, और मबर। तो इस प्रकार हमारा पीताम्बर शब्द का निर्माण होता है दोस्तों। इस प्रकार हमारे पीताम्बर शब्द का निर्माण होता है। ये संधि के नियम है कि कौन सी संधि के? दीर्घ संधि के नियम है दोस्तों। हमारा 7वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, चंचल चपल में समास बताना है, संधि बतानी है, क्या बताना है इसमें? इसमें हमें अलंकार बताना है, क्योंकि हमारा ये अलंकार से संबंधित है। चंचल चपल में कौन सा अलंकार है? तो चंचल चपल में हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? मैंने बताया था, जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर चय वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा दोस्तों। उपमा की मैंने पहचान बताई थी, जहां सम, समान, सा, से, सी जैसे ईव आदि शब्द आते हैं वो हमारा उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार की पहचान बताई थी मैंने ट्रिक के साथ, जब दो शब्दों के बीच में डैश आ जाए लेकिन सा, से, सी नहीं आना चाहिए। श्लेष अलंकार, जब एक ही शब्द एक ही बार प्रयोग हो किसी पंक्ति में और उसके अनेक अर्थ निकलते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं दोस्तों। अगला हमारा 8वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, गजानन का संधि विच्छेद क्या है? सभी इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर अच्छे से देंगे, सही से इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। गजानन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गजानन का संधि विच्छेद हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गज प्लस आनन। तो इसमें भी हमारा संधि का कौन सा भेद है? तो इसमें स्वर संधि और स्वर संधि का भी हमारा दीर्घ संधि भेद है। तो आइए दोस्तों, इस शब्द को जोड़ते हैं और कैसे इस शब्द का निर्माण होता है। तो मैंने दीर्घ संधि का नियम बताया था दोस्तों, उसी के हिसाब से करेंगे। गज प्लस आनन, मैंने दीर्घ संधि का नियम बताया था। दीर्घ संधि का नियम मैं एक बार फिर लिख देता हूं दोस्तों। दीर्घ संधि के नियम, इसके नियम होते हैं दोस्तों, यदि ए के आगे, ए या आ के आगे ए या आ जाए तो दोनों को मिलाकर आ हो जाता है। उसी प्रकार अगर छोटी ई या बड़ी ई के आगे छोटी ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए तो दोनों को मिलाकर बड़ी ई हो जाता है। उसी प्रकार अगर छोटे ऊ या बड़े ऊ के आगे छोटा ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए तो दोनों को मिलाकर बड़ा ऊ हो जाता हमारा। तो यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है दोस्तों। मैंने बताया था किसी व्यंजन से जब हम किसी स्वर को हटाते हैं तो वह आधा रह जाता। जब हम इसमें से ए ले लेंगे और इसका आ ले लेते हैं तो दोनों को मिलाकर हमारा आ हो जाता है, प्लस हमारा क्या बच गया? नन। तो बन जाएगा, जय हमारा आधा है, आ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा इसमें गजानन। तो इस प्रकार हमारे गजानन शब्द का निर्माण होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा 9वां क्वेश्चन है, लोकोपकार में संधि है। यहां पर भी हमें संधि बतानी है। कौन सी संधि है दोस्तों? तो यहां पर हमारी न तो हमारा ए ऑप्शन सही है, न बी ऑप्शन सही है, और न ही हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुण संधि।
कैसे इसमें गुण संधि देखते हैं और गुण संधि का क्या नियम होता है। गुण संधि का नियम, गुण संधि के क्या नियम होते हैं। जब ए या आ के सामने ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, तो दोनों को मिलाकर हमारा ए हो जाता है। उसी प्रकार अगर ए या आ के सामने छोटा हुआ आ जाए, बड़ा हुआ आ जाए, तो दोनों को मिलाकर ऊ हो जाता है। उसी प्रकार अगर ए या आ के आगे री आ जाए, तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, लोकोपकार संधि का विच्छेद करते हैं, क्या बनेगा। लोक प्लस उपकार, मैंने बताया था जब हम किसी भी व्यंजन से मात्रा को हटाते हैं तो वह व्यंजन आधा रह जाता है। अब लोक शब्द दिया गया है, लोक कैसे हमने इसका ए ले लिया ब्रैकेट के अंदर प्लस ऊ ले लिया, तो दोनों को मिलाकर हमारा, तो यहां पर दोस्तों हमारा ओ हो जाएगा। ओ हो जाएगा। तो ये अर हो जाता है दोस्तों हमारा। अब यहाँ पर ए प्लस ऊ मिलकर क्या हो जाएगा हमारा, ओ हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। और बच गया क्या हमारे पास, अब लोक का आधा हमारा, इसमें ओ जोड़ देंगे और पकार, तो हो जाएगा लोकोकार। तो ये हमारा गुण संधि का नियम है दोस्तों। अब हमारा 10वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमारा ये अलंकार से संबंधित ही क्वेश्चन है दोस्तों। आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। 10 सेकंड का समय है आप बच्चों के पास। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। उपमा अलंकार होगा, नहीं होगा, ए ऑप्शन हमारा गलत है। रूपक होगा, नहीं होगा। अनुप्रास होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें उपमा की कोई पहचान दी गई नहीं है, न ही रूपक की है और न ही अनुप्रास की है। तो हमारा ये अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अतिशोक्ति अलंकार, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कर देते हैं कि लोक मर्यादा का उल्लंघन लगने लग जाता, तो वह हमारा अतिशोक्ति अलंकार होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बचा है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां पर जो महाराणा प्रताप का घोड़ा है चेतक, उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए इस पंक्ति में अतिशोक्ति अलंकार है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11वां, राजभवन में समास है। राजभवन में कौन सा समास है।
सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और 10 सेकंड के अंदर अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा 11वां क्वेश्चन है, राजभवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है। तो राजभवन में हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष। ए ऑप्शन ही हमारा सही है। तो इसका समास विग्रह क्या होगा दोस्तों? चलिए देखते हैं। राजा का भवन, तो हमारा इसमें संबंध तत्पुरुष समास होता है दोस्तों। कौन सा होता है? संबंध तत्पुरुष समास। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। चतुर्मुख में समास है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से हमें बताना है कि हमारा सही आंसर क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसका हमारा सही आंसर क्या होगा। चतुर्मुख, चतुर्मुख में कौन सा समास है? हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। न इसमें हमारा तत्पुरुष समास है, न द्वंद्व समास है और न अव्ययी बहु समास है। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके, 4 है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। 4 है मुख जिसके, इसका समास विग्रह बनेगा 4 है मुख जिसके। ये हमारा इसका समास विग्रह बनेगा दोस्तों चतुर्मुख का। तो ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। प्रति अक्षण है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। प्रति अक्षण में अव्यय है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। मैंने अव्यय की परिभाषा भी बताई थी कि वे शब्द जो लिंग, कारक, काल, पुरुष, वचन आदि के कारण कभी नहीं बदलते, उन्हें अव्यय कहा जाता है। संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं जो शब्द, उनको क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। तो प्रति अक्षण, तो प्रति, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारा अव्यय शब्द होता है प्रति अक्षण। प्रति अक्षण का अर्थ होता है हर पल। आगे हमारा 14वां क्वेश्चन है दोस्तों। बालक किस प्रकार की संज्ञा है? सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सही आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? बालक किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है? नहीं है। भाववाचक है? नहीं है। द्रव्यवाचक है? नहीं है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच जाता है दोस्तों। कौन सा? बी ऑप्शन बच जाता है, जातिवाचक संज्ञा इसमें। और जातिवाचक क्या होता है? जो पूरे समूह का बोध कराती है। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु के या प्राणी के पूरे समूह का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो बालक है यहाँ पर, तो बालक हमारा जातिवाचक है। मैंने किसी एक बच्चे का नाम नहीं लिया, मैंने किसी एक बालक का नाम नहीं लिया। मैंने ये नहीं बोला कि मोहन सोहन। अगर मैंने मोहन सोहन बोल दिया होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। अगर मैंने अच्छा ही बोल दिया होता तो भाववाचक हो जाता।
मिठास बोल दिया होता तो क्या हो जाता, भाववाचक हो जाता। अगर द्रव्यवाचक मैंने तेल, कोयला, पीतल, पानी बोल दिया होता तो द्रव्यवाचक हो जाता। लेकिन यहाँ बालक है जो एक पूरे समूह का बोध कराता है, तो उसे क्या कहा जाता है, जातिवाचक कहा जाता है। दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, मिठास है, अभी मैंने बताया था मिठास यहाँ आ गया हमारा भी। अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, भाववाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिना हेजिटेशन के हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म, दशा, अवस्था आदि के बारे में पता चलता है तो वह हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। दोस्तों अब इसकी पहचान कैसे होती है, भाववाचक संज्ञा की पहचान, अब यहां जब किसी शब्द के बाद पा, पन, ता, आई, ई, तो ये प्रत्यय लगे हुए मिल जाते हैं दोस्तों, तो वह हमेशा ही हमारी भाववाचक संज्ञा होगी, वह हमेशा ही भाववाचक संज्ञा होगी। यह हमारी भाववाचक संज्ञा को पहचानने की ट्रिक है दोस्तों। तो वह हमेशा हमारी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16वां क्वेश्चन आता है हमारा, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राग की थी ढेरी पंक्ति में, सही विकल्प क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर देंगे। तो इन 4 ऑप्शनों में से हमारा सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा हमारा। अनुप्रास, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति। अब इनमें से जिस बच्चे को अच्छे से परिभाषा याद है, ट्रिक याद है, इनके नियम याद है, तो वो बच्चा आसानी से इस पंक्ति में बता देगा कि कौन सा अलंकार है। पहचान बताई थी मैंने, हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब यहाँ हमारा न तो हमारा अनुप्रास अलंकार है, न हमारा रूपक अलंकार है, न अतिशयोक्ति अलंकार है, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है सी। तो इसमें हमारा उपमा अलंकार होता है। कैसे उपमा अलंकार की क्या पहचान होती है, जब दो भिन्न वस्तुओं में समता प्रकट की जाती है, जब दो भिन्न वस्तुओं में समता प्रकट की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। कैसे इसका नियम होता है हमारा उपमा अलंकार का, उपमा की पहचान, जिस पंक्ति में सा से सी जैसा समान सरिस ईव ये शब्द आ जाते हैं, वह हमेशा ही हमारा उपमा अलंकार होगा। दोस्तों कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, उपमा अलंकार हो जाएगा। यह हमारी उपमा अलंकार को पहचानने की ट्रिक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को जो हमारा रिवीजन बैच चला हुआ है अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों हमारा 17वां क्वेश्चन है, अभी अभी है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, अव्यय है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है। तो मैंने बताया था दोस्तों कि अव्यय क्या होता है, वे शब्द जो लिंग, कारक, काल, वचन, पुरुष आदि के कारण कभी नहीं बदलते। संज्ञा का भी बताया था मैंने, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं।
विशेषण बताया था जो शब्द संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, और सर्वनाम बताया था जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी अभी काल का बोध करा रहा है दोस्तों ये, तो इसलिए इसमें हमारा अव्यय हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अव्यय के हमारे 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, अव्यय के 5 भेद के 5 भेद। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 समुच्चय बोधक, नंबर 3 संबंध बोधक, संबंध बोधक, नंबर 4 हो जाएगा विस्मयादि बोधक, नंबर 5 हो जाएगा निपात। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, तो ये हमारा समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात हमारे 5 भेद हो जाएंगे दोस्तों इसके। तो अव्यय के हमारे कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो ये हमारा निपात है, विस्मयादि बोधक है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण है। किसके भेद हैं ये सारे? हमारे अव्यय के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, सप्तऋषि में समास है। अब इसमें हमें समास बताना कि सप्तऋषि में कौन सा समास है दोस्तों। द्वंद्व है, द्विगु है, बहुब्रीहि है, क्रमधारय है। तो दोस्तों आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या होगा देखते हैं। सप्तऋषि में समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, क्रमधारय समास है। जिस समास में पहला पद हमारा संख्यावाची होता है वो कौन सा समास होता है? हमारा द्विगु समास होता है। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। न इसमें हमारा ए ऑप्शन है, न हमारा सी है और न ये हमारा डी है। तो सप्तऋषि का हमारा समास विग्रह क्या होगा? 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह। तो चलिए दोस्तों हमारा 19वां क्वेश्चन होगा, हिमालय है, अव्यय है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि कोई भी नाम होता है दुनिया में वह हमारा संज्ञा ही होता है हमेशा। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे इजी प्रश्न यही है। तो आप सभी बच्चों के पास 10 सेकंड का समय है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर देंगे।
तो चलिए दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर होगा, हमारा अव्यय नहीं है क्योंकि ये नाम है, हमारा विशेषण नहीं है, सर्वनाम नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, संज्ञा। संज्ञा कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, और व्यक्तिवाचक वही संज्ञा होगी जो एक होगी। तो हमारा हिमालय एक है, तो हमारा ध्यान घूम फिर के कहाँ चला जाएगा? हिमालय पर चला जाएगा, और यह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्तों। तो हमारा 20वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, लंबोदर में समास है। लंबोदर में कौन सा समास है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि और अव्ययी बहु समास। तो इनमें से हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष है? नहीं, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व है? नहीं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी बहु समास, जिसमें पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है और वह संपूर्ण पद को ही अव्यय बना देता है, तो वह हमारा अव्ययी बहु समास होता है। यह भी नहीं है, तो हमारा एक ही ऑप्शन बच गया, बहुब्रीहि समास। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। इसका समास विग्रह क्या होगा दोस्तों? लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो गणेश जी के लिए लंबोदर का प्रयोग किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हमारा 21वां क्वेश्चन है, वक्ता जिससे अपनी बात कहता है उसे क्या कहते हैं? यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, हमारा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और निश्चयवाचक सर्वनाम। इनमें से सही आंसर क्या होगा हमारा? मैंने सर्वनाम के बारे में बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या होता है? बोलने वाला, मैं बोल रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं। मध्यम पुरुष जो मेरी बात को सुन रहा है, और अन्य पुरुष जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, तो वह हमारा अन्य पुरुष होता है। अब यहाँ पर वक्ता जिससे अपनी बात कहता है, बोलने वाला जिससे मैं अपनी बात कह रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? बिना एजिटेशन के हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यह हमारा मध्यम पुरुष हो जाएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22वां, जिसकी लाठी उसकी भैंस सर्वनाम है, उदाहरण में कौन सा अलंकार सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? जिसकी लाठी उसकी भैंस सर्वनाम के उदाहरण में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, पुरुषवाचक है। तो हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर संबंध दिखाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23वां, बड़ा घर में बड़ा है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है। तो हमारा मैंने बताया था बेटा, जो किसी की विशेषता प्रकट करता है, तो घर की यहाँ क्या विशेषता बताई गई है? बड़ा है, तो यह हमारा विशेषण हो जाएगा दोस्तों। न संज्ञा है, न क्रिया है और न अव्यय है। तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है, रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा भेद है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य है? तो यह हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी संयुक्त वाक्य की क्या पहचान होती है दोस्तों? पहचान क्या होती है संयुक्त वाक्य की पहचान? और, तथा,
या अथवा लेकिन किंतु परंतु फिर भी अतः पर आदि, ये इसकी पहचान होती है। जहां पर ये शब्द आ जाते हैं वह हमेशा हमारा संयुक्त वाक्य होगा। तो यहां पर क्या आया हमारा, फिर भी आया है, तो इसलिए हमारा यह कौन सा वाक्य हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त वाक्य। हमारा 27वां क्वेश्चन है, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। तो यहां पर हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा दोस्तों। हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मिश्रित वाक्य की क्या पहचान होती है दोस्तों, मिश्रित वाक्य होता है क्या है, जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है और अन्य उस पर आश्रित होते हैं तो वह हमारा मिश्रित वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य की क्या पहचान होती है, मिश्र वाक्य की पहचान अगर वाक्य में कि, क्योंकि, जब, तब, कहां, जहां, इधर, उधर, यदि, अगर, जैसा, वैसा, इस प्रकार के शब्द मिल जाते हैं वह हमेशा हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हमारा 26वां क्वेश्चन है, राम और मोहन पढ़ते हैं में कौन सा वाक्य है। राम और मोहन पढ़ते हैं में कौन सा वाक्य है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य है, विस्मयादि बोधक है। तो हमारा सरल वाक्य है ये, क्योंकि यहाँ पर जो और आया है, यहाँ पर राम और मोहन है जो पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक क्रिया का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है वह हमारा हमेशा सरल वाक्य होता है। उसमें 2 हमारे उद्देश्य हो सकते हैं और एक विधेय हो सकता है। सरल वाक्य में हमारे अनेक उद्देश्य और अनेक क्रियाएं हो सकती हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय हो सकता है, तो ये हमारा सरल वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन है प्रश्नवाचक है, विधानवाचक, आज्ञावाचक है, विस्मयादि बोधक है। तो यहाँ पर हमारा सर्वनाम के बारे में आया ये प्रश्न, तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं दोस्तों। हमारा न बी है, न सी है और न ही डी है। तो 28वां क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, बहुत तेज में बहुत है, अव्यय है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है। तो यहाँ पर हमारा बहुत तेज में न हमारी क्रिया है, न सर्वनाम है, न विशेषण है, तो एक ही ऑप्शन बच गया हमारा ए। तो ये हमारा अव्यय है दोस्तों। कौन, बहुत, बहुत के बारे में पूछा गया दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस विद्यालय में आज अवकाश है, वाक्य में उस क्या है। तो मैंने बताया था दोस्तों, यह हमारा जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पूर्व लगकर उसकी विशेषता प्रकट करता है तो वह हमारा सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों इसमें, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, वह कितना सुंदर। अब यहाँ पर वह कितना सुंदर विस्मयादि बोधक है, प्रश्नवाचक है, या विधान है, या आज्ञा है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, विस्मयादि बोधक
अव्यय होता है ये। जहां हर्ष, शोक, प्रसन्नता, खुशी आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं तो वह हमारा कौन सा अव्यय होता है? हमारा विस्मयादि बोधक होता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा 31वां क्वेश्चन है। सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देंगे। कठोर का विलोम है, कोमल है, नरम है, मुलायम है, सभी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सभी। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। कोमल भी होता है, नरम भी होता है, मुलायम भी होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा 34वां क्वेश्चन है। सुख का पर्याय है, आनंद है, प्रसन्नता है, खुशी है, सभी है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सभी। क्यों? आनंद, प्रसन्नता, खुशी सभी सुख के ही हमारे पर्यायवाची हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 33वां। यथाविधि में कौन सा समास है? सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर देंगे। 10 मिनट का 10 सेकंड का समय है आप बच्चों के पास। तो यथाविधि में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी बहु समास है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा समास हो जाएगा? न हमारा द्वंद्व है, न बहुब्रीहि है, न कर्मधारय है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच गया, अव्ययी बहु समास। तो इसका हमारा समास विग्रह क्या होगा दोस्तों? यथाविधि, विधि के अनुसार। विधि के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, हमारा 34वां क्वेश्चन है। जल का पर्याय वाची शब्द बताना है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और 10 सेकंड के अंदर अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। जल का पर्याय है, नीर है, पानी है, वारी है, सभी है। तो जल का पर्याय है नीर, पानी, वारी, सभी होता है दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। जीत का विलोम है, हार होता है, पराजय होता है, हारना होता है, दोनों होता है, ए और बी। तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों। हार होता है, पराजय होता है, हारना नहीं होता। हारना होता है जब हम किसी से पराजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हार है और पराजय है, दो ही हमारे ऑप्शन है इसमें, ए और बी। तो दोनों सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा ये तीसरा प्रैक्टिस सेट था। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। पुनः कल मिलते हैं अगली क्लास के लिए। तो तब तक आप सभी अच्छे से अपने तैयारी करते रहिए। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपनी तैयारी करते रहिए।